नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से आ जाएं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं सेशन में, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाइए। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। गलतियां ही होती हैं जो आपका सबूत होती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। जो लोग गलती करते हैं समझ लीजिए वही पढ़ रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। जो लोग गलतियां ही नहीं करते कैसे मान लें कुछ सीख रहे हैं। इंसान कहते हैं गलतियों से ही सीखता है। अच्छी बात है यदि आप सीख भी रहे और गलती भी नहीं कर रहे तो, लेकिन गलतियां होनी यदि आप इंसान के जन्म में हो तो स्वाभाविक है। ठीक है, गलतियां ही आपका सबूत है। आपके पास सिर्फ गलतियां ही हैं जो आप बता सकते हैं कि भाई हम ठीक हैं या हम प्रयास कर रहे हैं। आपको अपने बारे में चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गलतियों से आपको पता चलता रहता है कि हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, गलतियां करो और उनसे सीखो। ऐसे नहीं है कि हमेशा गलतियां ही करते रहो। एक बार सीख लो उनसे, गलतियों से, फिर उन्हें याद रखो। ठीक है, गलतियों को भी पॉजिटिव वे में लो, नकारात्मक भाव मत आने दो। ठीक है ना। चलिए प्रयास करो और गलतियां करो। चलते हैं प्रश्न पर, देखते हैं आप कितना प्रयास करते हैं आंसर देने का। प्रश्न है हमारा, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जल्दी से आंसर दीजिए, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। काबिल, हाजिर, पसंद या वाकिफ, कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें ना उपसर्ग आप नहीं लगा सकते। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चलिए, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर ले लेते हैं। चलो पहले इसको लगा के देख लेते हैं हम उपसर्ग। ठीक है, काबिल शब्द में ना उपसर्ग लगाइए, क्या हो जाएगा, ना काबिल, है ना। हाजिर शब्द में ना उपसर्ग लगा के देखिए, ना हाजिर। बन रहा है, नहीं बन रहा ना। पसंद शब्द में लगा के देखिए, ना पसंद, बहुत ही अच्छा बन रहा है ना। वाकिफ में लगा के देखिए, ना वाकिफ, है ना। तो क्या हुआ, आंसर आपको पता चल गया होगा। ये जो बी ऑप्शन है हाजिर, इसमें ना उपसर्ग प्रयोग नहीं हो रहा है। ना हाजिर आपने कहीं लिखा हुआ देखा है, नहीं देखा होगा ना। अच्छा, ये देख लेते हैं कि यदि इसमें ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हाजिर शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग होगा, गैर उपसर्ग का प्रयोग होगा। ठीक है, हाजिर को गैर हाजिर बोलते हैं उपसर्ग लगा के। काबिल को नाकाबिल बोलते हैं, पसंद को नापसंद बोल सकते हैं, वाकिफ को नावाकिफ, लेकिन हाजिर को गैर हाजिर बोलते हैं, ना हाजिर नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सदा सच बोलना चाहिए। बात तो बहुत अच्छी है भाई, सदा सच ही बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। झूठ सभी बोलते हैं ना, हंसने की बात नहीं है, बोलते ही हैं सब झूठ। संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, सदा सच बोलना चाहिए किस प्रकार का वाक्य है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इच्छावाचक वाक्य, सदा सच बोलना चाहिए। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य में कौन कौन से आते हैं? यदि किसी का आशीर्वाद हो वो भी इच्छावाचक में आता है। आशा कर रहे हों हम, अब सच बोलने की हम आशा ही तो कर रहे हैं कि हमें सदा सच बोलना चाहिए। ठीक है, शुभकामनाएं हैं और इच्छा जो हो हमारी उसे भी इच्छावाचक में रखते हैं। ठीक है, हमारी इच्छा भी हो सकती है सदा सच बोलने की और हम आशा भी कर सकते हैं सच बोलने की, दूसरों से भी और खुद से भी। तो ये क्या हो गया? इच्छावाचक वाक्य में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है हमारा? उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, देख के बताइए कौन सा चिन्ह है ऐसा जो उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए, आसान प्रश्न है, ये भी आप यूज करते होंगे। एक बार हम ये बता देते हैं कि उद्धरण कहते किसे हैं। ठीक है, उद्धरण चिन्ह क्या होता है? ठीक है, जब किसी कथन को हम ज्यों का त्यों या जैसा का वैसा लिखते हैं ना, जैसे जिसने बोला है उसे हम उस लाइन को हम उद्धरण चिन्ह लगा के लिखते हैं। आगे भी लगा दिया और पीछे भी लगा दिया है ना। किसी की कही हुई बात को हम जैसा का तैसा जब लिखते हैं तो उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ये क्या होगा? हमारा उद्धरण चिन्ह होगा। ठीक है, परिभाषा जब हम लिखते हैं तो ये उद्धरण चिन्ह लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो दूसरे की कही हुई बात है और हम ज्यों का त्यों लिख रहे हैं उसको, इसलिए उसमें उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये वाला चिन्ह देख लेते हैं, बी ऑप्शन वाला। ये किसके लिए होता है? संयोजक चिन्ह है ये। और ये जो है इसे देख लेते हैं, इसे आप बराबर का या इक्वल का भी कहते हैं, इसे समानता सूचक चिन्ह कहते हैं। और इस वाले चिन्ह को देख लेते हैं, डी ऑप्शन वाले को, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एकर्मक, प्रेरणार्थ, द्विकर्मक या सकर्मक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मीरा जोर से हंसी किस क्रिया का उदाहरण है? ये प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है, लेकिन क्या है कि गलत हो जाता है। ज्यादातर बच्चों का गलत हो जाता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, बात कर लेते हैं इस पे थोड़ी सी और आंसर भी ले लेते हैं। मीरा जोर से हंसी क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अकर्मक क्रिया होगी इसमें। क्यों होगी ये भी देख लेते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर ही पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। मीरा ने क्या किया? हंसी जोर से। हंसी कौन? मीरा। तो इसमें मीरा पर ही फल पड़ रहा है इसका हंसने का। ठीक है, इसमें क्या हो गई? अकर्मक क्रिया है। राजेश दौड़ता है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। लड़का सोता है, कौन सोता है? लड़का सोता है, जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है। यदि ये होता मीरा जोर से हंस रही है तो इसमें अकर्मक क्रिया नहीं होती। ठीक है, कर्म दिया होता हंस रही है। यदि ये होता राजेश दौड़ रहा है तो अकर्मक नहीं होती, लेकिन राजेश दौड़ता है या लड़का सोता है, लड़का सो रहा है तो भी अकर्मक नहीं होती। ठीक है, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। यदि मीरा जोर से हंस रही होती, ऐसा होता, तो इसमें अकर्मक क्रिया नहीं होती, लेकिन यहाँ क्या है? मीरा जोर से हंसी, तो क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, काफी में कौन सा विशेषण है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये चाय वाली कॉफी नहीं है भाई। निश्चित परिमाणवाचक,
अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पीने वाली कॉफी नहीं है भाई, ये काफी है, काफी। कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब अनिश्चित परिमाणवाचक कैसे है एक बार ये देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो, याद रहे ज्ञान हो नहीं, ज्ञान ना हो। जिन शब्दों से किसी पदार्थ की या वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो, वो शब्द क्या होते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ तो काफ़ी दिया हुआ है तो ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। यदि यहाँ थोड़ा दिया होता, थोड़ा, तो भी अनिश्चित परिमाणवाचक होता। कम दिया होता तो भी, अधिक दिया होता तो भी, और कुछ दिया होता तो भी। ये शब्द हैं कुछ, लिख लीजिए। कुछ, अधिक, कम, थोड़ा, ये क्या होते हैं? जिनकी मात्रा निश्चित नहीं होती है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक में होते हैं। जैसे मुझे कुछ दूध दे दीजिए, कितना कुछ पता नहीं है। यदि हम कह दें 2 लीटर तो नहीं आएगा निश्चित परिमाणवाचक में, ठीक है। थोड़ा पानी दो, थोड़ा कितना हमें पता नहीं है मात्रा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जवान, सुंदर, मनुष्य या बालक, कौन सा ऐसा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा में नहीं आता है? मैंने आपको कल बताया था ये। जब किसी वस्तु का नाम दिया हो तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक में आता है। लेकिन जब नाम ना देके पूरे समूह का नाम या किसी चीज़ का नाम दी, जैसे हम इस बात से समझ लेते हैं, यदि नदियाँ बोले, नदी बोले नदी, और कहे कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो हम क्या बताएंगे? नदी शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। यदि हमसे वहीं कह दे गंगा नदी, तो हम क्या बताएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, नाम दे दिया एक नदी का। नदियाँ में तो ये है, कौन सी नदी हमें नहीं पता है ना। तो ऐसे ही ये है, आपको जल्दी से बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? बी, सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि क्यों नहीं है। जो सुंदर शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में नहीं आता, किस में आता है ये देखेंगे। ये गुणवाचक विशेषण में आता है। सुंदर शब्द को गुण के रूप में ही लिया जाता है, मतलब वह लड़की बहुत सुंदर है, मतलब गुण बताया जा रहा है लड़की का कि बहुत सुंदर है लड़की, तो क्या हो गया? ये गुण के रूप में लिया जाता है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। संज्ञा नहीं होती है। मनुष्य क्या है? जाति है, मनुष्य जाति के बारे में बात कर रहा है। लेकिन यदि किसी मनुष्य का नाम दे देते तो क्या होता? व्यक्तिवाचक होता। बालक, बालक क्या है? जातिवाचक है, पूरी बालक जाति के बारे में बात हो रहा है। लेकिन यदि किसी बालक का नाम दे देते तो क्या होता? व्यक्तिवाचक होती। वैसे ही जवान है, ये क्या है? जातिवाचक है, लेकिन यदि किसी एक जवान का नाम दे देते तो क्या होता? व्यक्तिवाचक होती, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ग ओष्ठ्य नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी नहीं है। टा, पा, फा, मा। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका बोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी ओष्ठ्य नहीं है। पहचान कैसे करते हैं वो मैं बता देती हूँ। ओष्ठ्य ध्वनियाँ वो होती हैं जो जब उनको बोलते हैं तो दोनों होंठ आपस में मिलते हैं,
वो ओष्ठ ध्वनि होती है। इन सभी शब्दों को आप बोल के देख लीजिए, वर्णों को। कौन सा वर्ण ऐसा है जिसमें होठों के बिना मिलने पर ही उच्चारण हो रहा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? ट। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ट क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है, ये ओष्ठ नहीं है। प, फ, म ये सभी कैसे हैं? ओष्ठ हैं। आप बोल के देख लीजिए, इनको बोलते समय दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम की दृष्टि से अच्छा है और एग्जाम में आया भी है। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है। सम्राट, समाटी, सम्रटीन या सम्राज्ञी। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए सेशन को शेयर भी कर दो भाई, बहुत ही कम लोग देखते हैं, अच्छा भी नहीं लगता। शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में। शेयर करने में क्या जाता है? सम्राट का अर्थ क्या होता है? जो शासन चलाता है उसे क्या कहते हैं? सम्राट कहते हैं। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, क्या कहते हैं सम्राट की पत्नी को? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सम्राज्ञी बोलते हैं सम्राट की पत्नी को। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तद्भव शब्द है। सकट, पात, कांच, गोपाल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा शब्द है जो तद्भव है। मैंने कल भी कराया था ये प्रश्न, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न था वो। जिन्होंने कल की क्लास की होगी वो इस आंसर को बहुत जल्दी बता देंगे। चलिए जल्दी से आंसर बताइए अपना। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आंसर देने के लिए स्वतंत्र आप पहले से ही हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? कांच। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कांच जो शब्द है वो तद्भव का है। इसका तत्सम पूछे तो कांच ऐसा वाला होता है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कल और आज दोनों की वीडियो में इस प्रश्न को लिया है। अलग अलग तरह से लिया है भले ही, पर लिया है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देख लेना। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गोपाल जो है ये भी तत्सम शब्द है, क्योंकि गोपाल का तद्भव क्या होता है? ग्वाल होता है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। कौन से शब्द में? उत्कर्ष शब्द है हमारा और ये बताना है कि कौन सा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है उत्कर्ष शब्द में। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगता है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आसान प्रश्न है ये तो। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। उत, हलंत वाला उत उपसर्ग लगा हुआ है उत्कर्ष शब्द में। वैसे उत का अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा, और यदि ये पूरा शब्द बना हुआ हो उत्कर्ष तो उसका क्या अर्थ होता है? वृद्धि, समृद्धि या श्रेष्ठता। ठीक है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो वहां वाक्य होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जब क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो तो कौन सा वाक्य होगा? कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा या अकृतवाच्य होगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये थोड़ा मुश्किल है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो आसान है ही सब। चलिए आंसर दीजिए। आंसर ले लेते हैं। चलो, जब क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो तो क्या होता है उसमें? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, कृतवाच्य होता है। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है? क्रिया का संबंध कर्ता से है सीधा, तो क्या हो गया? कृतवाच्य है। ठीक है, कृतवाच्य में सकर्म तथा अकर्म दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया भी होती है उसमें और अकर्मक क्रिया भी होती है कृतवाच्य में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि दोनों क्रियाएं कौन से वाच्य में होती हैं, इसलिए मैंने बताया है कि कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जब क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो तो कृतवाच्य और सीधा कर्म से हो तो कर्मवाच्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को लड्डू कह सकते हैं आप। जल्दी से आंसर दीजिए। अब दोनों पदों को मिलाकर एक नया पद बनता है या नया अर्थ प्रकट होता है, वहां कौन सा समास होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न है ये, लेकिन ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते भी हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आंसर ले लेते हैं। चलो, आंसर क्या होगा हमारा? बहुव्रीहि समास। दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे शब्द दिया होता है नीलकंठ, पूछता है नीलकंठ में कौन सा समास है। नील शब्द भी मिल गया और कंठ शब्द भी मिल गया, इन दोनों शब्दों को मिलाकर भी क्या हुआ? समास जो हुआ वो क्या हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। क्यों? क्योंकि अर्थ नया प्रकट हो रहा है। शिव, नीला है कंठ जिसका, क्या है वो? शिव है। दोनों शब्दों को मिलाकर भी अर्थ नया प्रकट हो रहा है। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट हो रहा है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण या महावीर प्रसाद द्विवेदी? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। ये पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है, इसको ध्यान से देख लेना। आप लिख लिया करो, नोट कर लीजिए, कर लो कहीं। ये प्रश्न जो हैं बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इन्हें आप नोटबुक में नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है हमारा, हिंदी किस परिवार की भाषा है? जल्दी से आंसर दीजिए, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तानी हामी, भारोपीय, काकेशी या पापुई? जल्दी से आपको आंसर देना है, किस परिवार की भाषा है हिंदी? ये प्रश्न तो सबको ही पता होगा, बहुत आसान प्रश्न है।
ऑप्शन से और भी ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा लग ही नहीं रहा जिसे आप लगा सको। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय मतलब भारत यूरोप परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही रोचक प्रश्न है ये। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ पूछा है। पेट में दाढ़ी होना, भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर ना होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप। क्या हो रहा है? अरे खुद ही चल रही है स्लाइड। हाँ जी, पेट में दाढ़ी होना, इसका आपको अर्थ बताना है। भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर ना होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आशा करती हूँ इसका आंसर आप सभी सही देंगे। चलिए आपके आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके पेट में दाढ़ी होगी। आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। कोई बच्चा बड़े जैसा काम करता है तो उससे कहते हैं ना, इसके तो पेट में दाढ़ी है। चलिए, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना इसका अर्थ हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रश्न है हमारा, देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सा समास है देशभक्ति शब्द में? देशभक्ति समास जानने के लिए हमें पहले इसका विग्रह करना पड़ेगा। कैसे विग्रह करते हैं ये आपको मैंने कई बार बताया है। जल्दी से विग्रह कीजिए और समास बता दीजिए। जो विग्रह सही कर लेगा वो समास भी सही बता देगा। कैसा होगा विग्रह इसका? देश के लिए भक्ति। अब आपके लिए आसान हो गया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास होगा देश के लिए भक्ति, देशभक्ति में। ठीक है। जिस समास का विग्रह करते वक्त उसमें कारक चिन्ह आ जाए उसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। के लिए क्या है? कारक चिन्ह है ये। जैसे राजा पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, राजपुत्र होता है राजा का पुत्र। जैसे गौशाला होता है गौ के लिए शाला। और भी बहुत से शब्द हैं ऐसे जिनमें कारक चिन्ह आ जाए विग्रह करते वक्त तो क्या होता है? उसमें तत्पुरुष समास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निर्धन के धन सी तुम आई मैं अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निर्धन के धन सी तुम आई, आई से पता चल रहा है किसी स्त्री के बारे में बात कर रहा है। ये पुरुष के बारे में बात कर रहा होता तो आया होता निर्धन के धन सा तुम आया, लेकिन तुम आई है तो क्या हो गया? स्त्री के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है ये? निर्धन के धन सी तुम आई। अब पहले आंसर दीजिए तब मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा।
ठीक है, कैसे होगा उपमा अलंकार? सबसे पहली पहचान तो इसमें सी आ रही है। जिन शब्दों में क्या हो, जिन वाक्यों में सा आ रही हो, लाइनों को पढ़ के देखें, उनमें सा आ रही हो, से, सी, सादृश, ठीक है, या सम, समान, ये शब्द आते हैं तो क्या होता है उसमें? उपमा अलंकार होता है। कैसे होता है? निर्धन के धन सी तुम आई, इसमें सी आ रहा है तो पहले आप सी को देखते हुए ये लगा देंगे कि उपमा अलंकार है, लेकिन एक बार ये जरूर देखेंगे कि उपमा अलंकार है कैसे। जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति की दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जा रही हो या उपमा दी जा रही हो, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। निर्धन के धन सी तुम आई, निर्धन के धन से किसी स्त्री की तुलना की जा रही है। ऐसे आई तुम, जैसे निर्धन के पास धन आ जाता है, वैसे आई तुम, ऐसे स्त्री की तुलना निर्धन के धन से की जा रही है, तो क्या हो गया? इसमें उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, गंगा का पर्यायवाची है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? हंससुता है, सुरसर है, विष्णुपदी है, धनुमती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। गंगा का पर्यायवाची पूछा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? हंससुता जो होता है ये किसका होता है? यमुना का पर्यायवाची होता है। और धेनुमती किसका होता है? गाय का होता है। सुरसर ये किसी का भी नहीं होता है। यदि सुरसरी होता इसमें तो गंगा का पर्यायवाची होता। ऑप्शन बचा हमारा एक, विष्णुपदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, यदि यहाँ पे सुरसरी होता तो ये गंगा का पर्यायवाची होता, लेकिन सुरसर है तो ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। विष्णुपदी इसमें गंगा का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण पूछा है। सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है जो सामान्य वर्तमान काल का है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, वह कलकत्ता जाता है। ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। यदि कोई ऐसा प्रश्न आए कि उसमें काल पूछे तो आपको क्या करना है? जिनको हिंदी कम आती है उनके लिए है ये। आप इंग्लिश में देख लें एक बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये दिया हुआ है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तू है आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो आप उन्हें ऐसे देख सकते हैं, वह कलकत्ता जाता है। ठीक है, आपकी समझ में शायद ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा जिनको हिंदी कम आती है। यहाँ ये होता मैं लिखती हूँ तो भी इसमें सामान्य वर्तमान काल होता। वह गाता है, इसमें भी सामान्य वर्तमान काल होता। ठीक है, ती है, ता है, ते हैं से ही पता चल रहा है कि इसमें सामान्य वर्तमान काल है। सीता बाजार जाती होगी, होगी पता नहीं कब जाती होगी, है ना, फ्यूचर में आ रहा है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, पता नहीं कब पढ़ा है। वर्षा हो रही थी, हो रही थी, अब नहीं हो रही है। तो सामान्य वर्तमान काल क्या है? वह कलकत्ता जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है।
और बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाद में भी आप शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में। चलिए आंसर ले लेते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। आशा करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरे सेशन से कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।